Hello and good afternoon, everyone. Welcome to the online class of economics. Today we are going to start a very new chapter, that is chapter number 5 of statistics. We have already completed chapter number 4 of statistics in our previous class. Now today we will discuss the theoretical part of chapter number 5. अभी के लिए we will discuss only the theoretical part. वैसे तो chapter पूरा practical था, tabular presentation. बट ड्यू टू द न्यू स्कीम ऑफ सीबीएसई एक बार हम इसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में प्रिपेयर कर रहे हैं, और जब ऑब्जेक्टिव पैटर्न में प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. राइट, टैब्यूलेशन इज समथिंग जो आपको रियल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. यू मस्ट नो हाउ टू प्रिपेयर अ टेबल. और बड़ा मजेदार चैप्टर था, इसके न्यूमेरिकल पोर्शन काफी अच्छे थे, बट हम उसको करेंगे आफ्टर अ ब्रेक. एक बार हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे. Have a look everyone, क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में. Introduction, then requisites or essentials of a good table, parts of a table, types of table, and then practicals जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम 5.4 तक पढ़ेंगे. राइट, देखिए ये आपको बोल रहे हैं कि आपने पिछले चैप्टर में डेटा को कलेक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना सीख लिया था, पढ़ा था ना हमने प्रीवियस चैप्टर्स में, कैसे डेटा कलेक्शन होता है, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है. अब प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो काम होता है वो 3 तरीके का होता है. चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, जिसमें मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताया गया था, वहां पे बताया था इट बिगिंस विद कलेक्शन ऑफ डाटा, डेटा इज कलेक्टेड, देन इट इज ऑर्गेनाइज्ड, क्लासिफाइड एंड देन डेटा इज प्रेजेंटेड. So presentation is basically of 3 types. This can be asked in MCQs. Presentation 3 तरीके का होता है, कौन कौन सा? Tabular presentation, diagrammatic presentation and graphical presentation. Tabular, diagrammatic, graphical. टेबल में प्रेजेंट कर सकते हो, डायग्राम्स में प्रेजेंट कर सकते हो और ग्राफ्स में भी प्रेजेंट कर सकते हो. So your 5th chapter is related with tabular presentation, number 6 is related with diagrammatic presentation and number 7 is related with graphical presentation. Have a look. पहले ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की बात करें. टेक्सचुअल यानी जो आपकी बुक में जैसे ये टेक्स्ट के फॉर्म में मिला हुआ है आपको, तो जब टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर देते हैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे पढ़ा, 2018 में आउट ऑफ 2000 एप्लीकेंट्स 1200 वर ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड. गर्ल्स कितनी थी, बॉयज कितने थे, साइंस के कितने थे, ये सारी डिटेल्स जब मैं थ्योरेटिकली बताती हूँ टेक्स्ट के फॉर्म में, तो ये बनता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. इट इज सुटेबल ओनली व्हेन डेटा इज वेरी स्मॉल. बहुत कम लेवल पे होता है, बहुत लार्ज लेवल पे होगा तो ये सुटेबल नहीं. इसकी एक लिमिटेशन भी है, दैट वन हैज टू गो थ्रू कंप्लीट टेक्स्ट फॉर कॉम्प्रिहेंशन. अगर आपको समझना है तो पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे. अब देखिए मीनिंग ऑफ टैब्यूलेशन पढ़ते हैं. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन पढ़ा, टेक्सचुअल उतना अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव नहीं है, इसलिए टैब्यूलर प्रेजेंटेशन आया. Tabulation is a systematic presentation of numerical data in rows and columns. जो न्यूमेरिकल डेटा है, जब मैं उसको रोज और कॉलम्स में एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट कर दूंगी तो उसको टैब्यूलेशन कहेंगे. ये एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है डेटा प्रेजेंटेशन की, क्योंकि टेबल में डेटा लिख दी, मैंने आप सबके मार्क्स को एक टेबल बना के प्रॉपर वे में लिख दिया. नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिटेल. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है टैब्यूलेशन के? बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव्स है. नंबर 1, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा. स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट वर्क था वही इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है. कॉम्प्लेक्स डेटा है, थ्योरी फॉर्म में लिखे हुए होंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, टफ लगेंगे. तो उन कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर देना, इस वे में प्रेजेंट कर देना कि उसको इजीली समझा जा सके, ये टैब्यूलेशन का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है. ऑब्जेक्टिव नंबर 2 देखिए, टू इकोनोमाइज स्पेस. कम स्पेस में ज्यादा चीजें आ पाएगी अगर आप डेटा को टैब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो स्पेस को मिनिमाइज करके, इकोनोमाइज करके, कम स्पेस में ज्यादा डिटेल अगर आपको प्रेजेंट करनी हो, ये भी आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू, टैब्यूलेशन के थ्रू कर सकते हैं. नंबर 3, टू फैसिलिटेट कंपैरिजंस. हम क्विक कंपैरिजन कर पाएंगे अगर डेटा मुझे टेबल के फॉर्म में प्रेजेंटेड मिलेगा. टेबल के फॉर्म में एक एग्जांपल दिखाती हूँ, उसके बाद बाकी की बात करते हैं. एक टेबल का एग्जांपल दिखाती हूँ ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आएंगी. हैव अ लुक. ये मैंने आपको एक टेबल दिखाई,
ये सेम चीज इधर थ्योरेटिकली लिखी हुई एग्जाम्पल 4 में ऊपर। अब देखिए टेबल है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कितने लोग जनरल कैटेगरी के अप्लाई कर रहे हैं और कितने लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं? क्या आपको टेब्यूलर फॉर्म में बहुत इजीली ये विजिबल है? टेल मी यस और नो। यस। क्या आप इससे इजीली कंपैरिजंस कर पाएंगे? क्या मुझे पता चल रहा है सर्विस क्लास के कितने लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कितने और बिजनेस क्लास के कितने? डेफिनेटली यस। ये देखिए, क्या आपको पता चल रहा है टोटल मैन कितने और टोटल वुमेन कितनी है? मैरिड लोग कितने हैं, अनमैरिड लोग कितने हैं? बिल्कुल जी। तो टैब्यूलेशन का यही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर देगा, कंपैरिजंस करना आपके लिए काफी इजी बना देगा। बहुत इजीली आप क्या कर पाएंगे? कंपैरिजंस कर पाएंगे। आगे देखिए, टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर आपको फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है तो वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी टैब्यूलेशन में बहुत इजी हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना विद द हेल्प ऑफ टैब्यूलेशन हमारे लिए काफी सिंपल हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं आपको। नेक्स्ट पोर्शन में ये आपको बता रहे हैं टू प्रोवाइड रेफरेंस। अगर हमें कभी कोई रेफरेंस देना है तो भी हम टेबल से दे सकते हैं। लेट लुक एट दैट टेबल नंबर। आप फर्दर स्टडी के लिए उस टेबल नंबर को देखिए, समझिए। आपको उस टेबल नंबर को देख के और समझ के बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो फर्दर रेफरेंस के लिए भी ये ज्यादा सुटेबल है टैब्यूलेशन। हमने पढ़ लिया टैब्यूलेशन क्या क्या हेल्प करता है आपको, क्यों टैब्यूलेशन किया जाता है। नंबर 1 टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा, नंबर 2 टू सेव स्पेस, नंबर 3 टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, नंबर 4 फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मीन, मोड, मीडियन का कैलकुलेशन और ऐसी बहुत सारी चीजें, और किसी डेटा से रिलेटेड रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए। Have a look. We have completed the objectives of tabulation. आगे देखिए classification versus tabulation. क्या डिफरेंस है क्लासिफिकेशन और टैब्यूलेशन? तो क्लासिफिकेशन के बाद टैब्यूलेशन होता है। पहले मैं डेटा को क्लासिफाई करके रखूंगी, जैसे दिव्यांश के सारे मार्क्स मैंने एक साथ रख दिए, फाल्गुनी के एक साथ रख दिए, सभी बच्चों के अपने अपने मार्क्स मैंने अलग कर दिए, या सब्जेक्ट वाइज मैंने मार्क्स को कैटेगराइज कर दिया। तो ये कैटेगराइजेशन तो मेरा होगा क्लासिफिकेशन। और जब मैं इन कैटेगराइज्ड मार्क्स को साथ में टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करूंगी तो ये बनेगा टैब्यूलेशन। तो फर्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है क्लासिफिकेशन प्रीसीड्स टैब्यूलेशन, यानी क्लासिफिकेशन टैब्यूलेशन से पहले आएगा। क्लासिफाई करोगे तो ही टेबल में प्रेजेंट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। नंबर 2, क्लासिफिकेशन में डेटा को सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे डिफरेंट क्लासेस में अरेंज किया जाता है, वेयर एज इन केस ऑफ टैब्यूलेशन हम डेटा को रोज, कॉलम्स, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में बांट देंगे। अभी आप आगे पढ़ोगे, जब टेबल बनाना सीखोगे ना तो पढ़ोगे कैसे डेटा को रो और कॉलम में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। Recording in progress. आगे देखिए, थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम आ गया था। नेक्स्ट कह रहा है क्लासिफिकेशन एक मेथड है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का। टैब्यूलेशन एक मेथड है डेटा को प्रेजेंट करने का। डेटा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है टैब्यूलेशन। क्लासिफिकेशन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, चैप्टर 4 में, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, है ना। टैब्यूलेशन पूरा इसमें हम रीड करेंगे। देखिए, अब एक अच्छी टेबल की क्या क्या रिक्विजिट्स है, नाम से ही समझ आते रहेंगे बेटा एक अच्छी टेबल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एक गुड टेबल की क्या क्या रिक्विजिट्स है। Have a look everyone. So now we have to discuss the requisites or essentials of a good table. एक बढ़िया टेबल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। Number 1, a good table must have a title. Kirti, can you please explain what do you mean by title? Title. There must be a title on the top of the table. The title must be very appealing and attractive. मैम इसका मतलब है कि हमेशा टेबल के टॉप पर टाइटल होना जरूरी है और जो टाइटल है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल, टेबल में बताओ तो सही ये टेबल क्या बताना चाहती है आपको, राइट। टेबल शोइंग द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, ऐसा टाइटल बना दो ताकि सामने वाले को पता चले कि इस टेबल में वो क्या देखने वाले।
चलिए करण गुप्ता, सेकेंड पॉइंट। Yes, ma'am. Manageable size. The table should be neither too big or not too small. The size of table should be according to its objectives and characteristics of data. It should fully cover important characteristics of data. मैम इसका ये मतलब है कि हम जो टेबल बनाते हैं वो एकदम परफेक्ट साइज की होनी चाहिए। अब उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 लाइन ज्यादा बच गई या फिर हम टेबल से भारी अपना कंटेंट लिख रहे हैं। एकदम बिल्कुल, प्रॉपर वेरी साइज। गुड। साइज परफेक्ट होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ी टेबल ना बहुत छोटी सी टेबल। तो ये आपको भी ध्यान रखना है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को बहुत सारी टेबल्स बनानी। फाल्गुनी बेटा, थर्ड पॉइंट। Attractive. A table should have an attractive getup which is appealing to the eye and the mind so that the reader may grasp it without any strain. टेबल का जो लुकआउट है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए जिससे जो भी रीडर या व्यूअर है जो टेबल को देख रहा है वो उसका एक अट्रैक्शन पॉइंट जाए कि वो उस टेबल को तुरंत ही देख सके, आइडेंटिफाई इजी हो जाए। बिल्कुल सही। टेबल कैसी होनी चाहिए? अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अपीलिंग होनी चाहिए। सामने वाला उसको देखे, उसको पढ़े तो बिना कंफ्यूजन के उसको समझ में आ जाए कि ये टेबल क्या बताना चाह रही है। यस लक्ष्य, विल यू एक्सप्लेन द नेक्स्ट पॉइंट? यस मैम। मैम जो डाटा है वो कंपेयर जो होना है वो लेफ्ट हैंड के कॉर्नर पे होना चाहिए और जो उसका टाइटल है वो बोल्ड से लिखा गया हो। बिल्कुल, जो जिस चीज को आप कंपैरिजन करने वाले हो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, कॉलम्स के कॉर्नर्स पे लिखो और जो टाइटल्स है उनको हाईलाइट करके लिखो। बोल्ड लेटर में टाइटल लिखो ताकि सामने वाले को पता चले कि आप क्या बताना चाह रहे हो। वेरी गुड भाई, 11th क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं, खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं टॉपिक। यस, जानवी विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स। शूट द पर्पस एंड सुटेबिलिटी, सिंप्लिसिटी। बाकी बच्चे भी हैंड रेज करके रखें। यस जानवी। Suit the purpose. The table should be according to the object of statistical investigation. Table उसी objective से होनी चाहिए जिस objective से हमने डाटा कलेक्ट करा है। अगर डाटा किसी और चीज का होगा, टेबल दूसरी अपन बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का जो पर्पस है, अब जैसे मेरा पर्पस है कि मुझे स्टूडेंट वाइज सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखने हैं, तो मेरी टेबल भी उसी अकॉर्डिंग बनी हुई हो ताकि मैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मार्क्स को क्रॉस वेरीफाई या क्रॉस चेक कर सकूं। नेक्स्ट, Simplicity. The data should be simple and compact so that the readily readily comprehensible। रेडिली कॉम्प्रिहेंसिबल। डाटा सिंपल होना चाहिए और कॉम्पैक्ट होना चाहिए ताकि वो इजीली कंपेयर करने के। टेबल सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उस टेबल को इजीली समझा जा सके, उस टेबल से इजीली डिटेल्स निकाली जा सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, 7th पॉइंट, हु विल एक्सप्लेन? लेट्स जस्ट चेक। यस पंकज, वेरी गुड बेटा। In comparison of data, the data which are to be compared should be placed closely in the columns. In comparison में जो अपने लेफ्ट साइड में जो टाइटल्स लिखे उनके बीच में टेबल बना के जितने भी उनके डेटा है वो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उन्हें क्लोजली हमें प्लेस करने पड़ते। बिल्कुल, जो आपको जिन चीजों में कंपैरिजन करना है उनको आप बहुत प्रॉपर वे से प्रेजेंट करो ताकि कंपैरिजन इजी हो सके। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट, कॉलम्स एंड रोज शुड बी नंबर्ड। कौन समझा रहा है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक नहीं बताया? वेरी गुड, यस लक्ष्य। मैम the rows and columns in the table मैम जो मैम rows और columns के टेबल के अंदर मैम they should be numbered मैम। बिल्कुल, रोज और कॉलम्स का नंबर होना चाहिए। नंबर्स बता दो कि क्या रो है और क्या कॉलम नंबर है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, क्लैरिटी। क्लैरिटी वेरी सिंपल, हु विल एक्सप्लेन? एनीवन एल्स? ये तो सारे वही बच्चे हैं जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, और कौन बता सकता है क्लैरिटी का क्या मतलब है? भारती बेटा, गिव इट अ ट्राई, इट इज वेरी इजी। यस भारती। One row should be numbered when there are number of rows and column in a table. They must be numbered for reference. बेटा ये तो पढ़ लिया, ये वाला समझाना है। Okay, ma'am. Clarity. A table should be prepared that
even a layman can draw an inference from it. It's so far as possible, table should be complete and self-explanatory. मैम टेबल इतनी क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन है ना समझ पाए. बिल्कुल, टेबल सिंपल होनी चाहिए, ऐसे बनाओ कि लेमैन यानी द पर्सन हु इज हैविंग नो इंफॉर्मेशन अबाउट, नो नॉलेज अबाउट स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, वो भी उसको समझ पाए. तो कोशिश करो आपकी टेबल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो. नेक्स्ट, यूनिट जरूर मेंशन करो. मार्क्स है तो मार्क्स को इन नंबर्स होंगे, अगर वेट है तो इन केजीज है क्या, प्राइस इन रुपीज है क्या, कुछ किलोग्राम्स में, जो भी चीज है यूनिट जरूर मेंशन करो कि आपने जो आइटम्स लिए हैं. अब जैसे मार्क्स है तो आउट ऑफ 100 है क्या, मेंशन कर दीजिए ऊपर मार्क्स आउट ऑफ 100. नंबर्स अगर करोड़ में है तो आगे लिख दीजिए इन करोड़. फिर सुटेबली अप्रोक्सीमेटेड, ये कह रहे हैं अगर फिगर्स बहुत बड़ी है तो राउंडेड ऑफ करके लिखो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखो, राउंड ऑफ करके लिखो. और टेबल को लॉजिकली प्रिपेयर किया जाए, साइंटिफिकली प्रिपेयर किया जाए एक लॉजिकल वे से, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो, कोई चीज आपने दोबारा लिख दी या एम्बिग्विटीज यानी कंफ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए. एक अच्छी टेबल वो होती है जिसमें कंफ्यूजन्स ना हो, जो सामने वाले को बहुत इजीली समझ में आ जाए. टेबल क्या है, अ सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर डेटा इज प्रेजेंटेड. टेबल की क्या रिक्विजिट्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हमने पढ़ लिए. अब देखिए पार्ट्स ऑफ टेबल. टेबल के पार्ट्स देखिए, टेबल में क्या क्या चीजें आती है. ये देखिए, थ्योरेटिकली पढ़ने से बेटर है आप देखें बस इसको और इसको देख के समझ लें. टेबल के कुछ पार्ट्स तो आपको यही समझ में आ जाएंगे. सबसे पहला, टेबल के अंदर टेबल नंबर होना चाहिए. शुरुआत कहाँ से होगी, टेबल नंबर. कौन सी नंबर टेबल है, मैंने अगर फर्स्ट इस बुक की फर्स्ट टेबल पे लिखा हुआ होगा टेबल नंबर 1.1. अब चैप्टर नंबर 6 की फर्स्ट टेबल पे लिखा हुआ होगा 6.1. आप जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स खोलेंगे आपको ये चीज दिखेगी. फिर टाइटल, आपकी टेबल का जो टाइटल है, क्या शो करना चाहती है टेबल बुक. हेड नोट, अगर टाइटल सफिशिएंट नहीं है तो टाइटल के नीचे हेड नोट होगा हेडिंग को बताते हुए. फिर कैप्शंस, कॉलम्स की हेडिंग और रोज. ये जैसे ये रोज है, ये रो है आपकी टेबल के, ठीक है. इन रो की हेडिंग को स्टब कहते हैं. रोज की जो हेडिंग्स होती है उनको स्टब कहते हैं. और ये होते हैं आपके कॉलम्स. कॉलम्स की हेडिंग को कैप्शन कहते हैं. 1 मार्क में एमसीक्यू में डेफिनेटली पूछा जाएगा. रो की हेडिंग को कहा जाता है स्टब, कॉलम की हेडिंग को कहा जाता है कैप्शन. रोज और कॉलम्स के अंदर आती है बॉडी जिसमें मेन कंटेंट आता है टेबल का. नीचे दिया हुआ होता है सोर्स नोट और फुट नोट, कहाँ से आपने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसके बारे में नीचे बताया हुआ होता है. अब इन चीजों को थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो क्या क्या मेन चीजें. सबसे पहले टेबल नंबर बता दो. फिर टाइटल यानी टेबल की हेडिंग, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसका, क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या डेटा है, किससे रिलेटेड है, कब लिया, ये सब कुछ टाइटल में आ जाएगा. फिर कैप्शन यानी कॉलम की हेडिंग. याद रखना है कैप्शन एक दूसरा नाम है कॉलम की हेडिंग का. सी से याद रख लेना, सी फॉर कैप्शन, सी फॉर कॉलम. तो कॉलम की हेडिंग को कहा जाता है कैप्शन. और रोज की जो हेडिंग होती है, हॉरिजॉन्टल रोज जो होती है कैप्शंस, वर्टिकली जो कॉलम्स की हेडिंग्स है, और रोज की हेडिंग को कहा जाता है स्टब्स. आगे देखिए, बॉडी ऑफ टेबल जिसमें मेन कंटेंट आ जाएगा हमारा टेबल का सारा. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हमेशा लिखेंगे. मार्क्स आउट ऑफ 100 है क्या, डिटेल्स आपको रुपीज में गिवन है तो रुपीज में इन लैक्स है, इन थाउजेंड्स है या इन करोड़ है. वेट किलोग्राम्स में है क्या, जो भी चीजें हैं वो यूनिट जरूर स्टब्स और कैप्शंस के ब्रैकेट में लिखेंगे. हेड नोट देंगे. अब कब हेड नोट दिया जाता है ये आपको थ्योरेटिकली याद करना पड़ेगा. हेड नोट दिया जाता है जब टाइटल सारी इंफॉर्मेशन नहीं बता पा रहा. मैंने टाइटल में लिख दिया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. अब नीचे ब्रैकेट में मैंने हेड नोट में लिख दिया प्री टर्म फर्स्ट, ये मार्क्स है कब के, प्री टर्म फर्स्ट के. अब मैंने ऊपर लिख दिया मार्क्स ऑफ प्री टर्म 1 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th. तो अभी 11th में भी तो कॉमर्स और आर्ट्स दोनों में है तो ब्रैकेट में लिख दिया. या प्री टर्म कौन से मंथ में हुआ ये ब्रैकेट में लिख दिया. तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए हम हेड नोट भी लगाते हैं. और ये याद रखना है आपको
कंपल्सरी है याद रखना। कुछ बच्चे पूछेंगे क्या क्या याद करें, तो ये याद कर लेना, हेड नोट्स आर आल्सो नोन एज प्रिफेक्टरी नोट्स। प्रिफेक्टरी नोट्स भी हेड नोट्स को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है सोर्स नोट। आपकी इंफॉर्मेशन आई कहाँ से है, तो आपको सोर्स नोट लिखना पड़ेगा कि मैंने इस जगह से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। अब मैं पॉपुलेशन के बारे में बता रही हूँ, मेरा सेकेंडरी डेटा था तो मैंने बता दिया कि मैंने ये डेटा यहाँ से कलेक्ट किया। सोर्स नोट कब जरूरी है, जब आप सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, तो ये फर्स्ट पॉइंट भी मैंने हाईलाइट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने बुक नंबर, पेज नंबर, कहाँ से कोई टेबल बनाई, वो सारा सोर्स नोट में लिख दिया। और लास्ट कंटेंट आपका फुटनोट। फुटनोट टेबल का लास्ट पार्ट है। अब एमसीक्यू में पूछ लेंगे नेम द लास्ट पार्ट ऑफ टेबल, तो आपका आंसर होगा फुटनोट। सबसे लास्ट में आता है फुटनोट, सबसे फर्स्ट में आता है टेबल नंबर। अब फुटनोट में मैं बताऊंगी कि मेरे डेटा जो है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो मैं टेबल में अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाई, किसी टाइटल को, किसी सब नोट को मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन में यूज होते, तो मैं फुटनोट के साथ बता दूंगी। अब जैसे मैंने स्टार लगा के बता दिया कि भाई जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ वीट का है, मैंने @ लगा के बता दिया कि इस चीज की ये डिटेल है, तो ऐसे करके फुटनोट क्यों बनाए जाते हैं। अगर कोई एक्सेप्शनल चीजें हैं कि ये ऐसे चेंजेस आ गए थे या सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो डेटा को इफेक्ट करेंगे, या फिर मुझे कोई डेटा क्लैरिफाई करना। फिर टेबल का फॉर्मेट आपके सामने है, ये देखिए एक टैब्यूलर प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट। सबसे पहले टेबल का नंबर, फिर टेबल का टाइटल, फिर टेबल का हेड नोट, 3 चीजें ये हो गई। टेबल का कैप्शन जिसको कॉलम हेडिंग भी कहा जाता है, टेबल में सब जिसको रो हेडिंग भी कहा जाता है। इनके ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि किस डिजिट में हमने वैल्यूज को लिया है ना, किस फॉर्म में लिया है। उसके बाद में हम सोर्स नोट और फुटनोट लिख देंगे। लास्ट पार्ट टेबल का फुटनोट होता है। सोर्स नोट तभी बनाया जाता है जब आपकी टेबल सेकेंडरी डेटा की हो। अब एक एग्जांपल दे दिया है आपको, ये देखिए मैंने लिखा टेबल नंबर 5.1। अब इसका टाइटल लिख दिया लिटरेसी इन बिहार बाय सेक्स एंड लोकेशन, जेंडर और लोकेशन के बेसिस पे। हेड नोट में मैंने लिख दिया कि ये लिटरेसी परसेंटेज फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, परसेंटेज के फॉर्म में। तो ये हो गया हेड नोट। रोज की हेडिंग जिसको कि सब कहते हैं, और रो के अंदर सब एंट्रीज, तो ये देखिए। और कॉलम्स की हेडिंग्स भी मैंने जिसको कैप्शन कहते हैं, ये कॉलम्स की हेडिंग है मेरी, तो रोज और कॉलम्स का ध्यान रखना, कॉलम कौन से होते हैं, रो कौन सी होती है, ध्यान रखना। उसके बाद में मैंने सोर्स नोट लिख दिया कहाँ से ये डिटेल आई, और फुट नोट लिख दिया कि फिगर्स जो है वो राउंडेड ऑफ कब की गई है, 2 डेसिमल्स के बाद। कि 2 डेसिमल तक तो मैंने खुद लिया, लेकिन उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। तो ये बन गई है मेरी एक प्रॉपर टेबल। अब मुझे बताइए क्या किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है। टैब्यूलेशन का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। टाइप्स ऑफ टेबल वाला पोर्शन रहा है बस, इसके बाद हमारा ये चैप्टर, इसका मेन कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा केवल। देखिए टाइप्स ऑफ टेबल, अलग अलग टेबल्स होती है। पर्पस की बेसिस पे बात करें, अगेन यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे बेटा, ध्यान रख लेना सभी बच्चे, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेबल एमसीक्यूज आएंगे, क्यों, क्योंकि इनके अनदर नेम, और यही तो चीजें हैं जो थ्योरेटिकली आपसे एमसीक्यू में पूछी जाएगी। तो देखिए नंबर 1 जनरल पर्पस टेबल, एक ऐसी टेबल जिसमें किसी सब्जेक्ट की कोई जनरल डिटेल्स लिखी हुई। इट प्रेजेंट्स डेटा विदाउट एनी स्पेशल एनालिटिकल पर्पस। मेरा कोई फिक्स पर्पस नहीं है, मैं जनरली मेरी क्लास के बच्चों की एक अटेंडेंस लिस्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ, तो ये जनरल पर्पस टेबल है। कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, बस मुझे चाहिए होता है रेफरेंस के लिए, ठीक है। इसका 2 नाम हो सकते हैं, रेफरेंस टेबल और रिपोजिटरी टेबल। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा। जनरल पर्पस टेबल इज आल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल और रिपोजिटरी टेबल, ठीक है। फिर स्पेशल पर्पस, मैंने किसी स्पेशल पर्पस से बनाई, जैसे आपके प्री टर्म 1 के मार्क्स का रिकॉर्ड स्पेशल पर्पस से बनाया होगा। पर्टिकुलर इंक्वायरी, मुझसे आपके स्कूल वाले रिकॉर्ड मांगेंगे कि बताइए किस बच्चे के कितने मार्क्स आए, तो मैंने उनके मार्क्स को प्रेजेंट कर दिया स्पेशल पर्पस टेबल में। 3 different names,
text table, summary table, analytical table. Text table, summary table, analytical table. This is something you are required to learn, right? नेचर के बेसिस पे ओरिजिनल टेबल मैंने खुद बनाई है, ओरिजिनल फॉर्म में, ना तो फिगर्स को राउंड ऑफ किया, ना ही किसी चीज को चेंज किया। तो इसका दूसरा नाम है प्राइमरी टेबल और क्लासिफिकेशन टेबल। जैसे डेटा क्लासिफाई था वैसे ही उसको आगे प्रेजेंट कर दिया। फिर डेरिवेटिव टेबल, जिसमें मैंने परसेंटेज फॉर्म में या राउंडेड ऑफ फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में कोई डिटेल लिखी, रेशियो, राउंड ऑफ, परसेंटेज, ऐसे अगर मैं कोई डिटेल लिख रही हूँ तो वो बन जाएगा डेरिवेटिव टेबल। आगे देखिए, डिराइव टेबल कह दो चाहे डेरिवेटिव टेबल कह दो। फिर आती है सिंपल टेबल या वन वे टेबल। फर्स्ट ऑर्डर टेबल, सिंपल टेबल या वन वे टेबल, सिर्फ एक ही चीज लिखेंगे, जैसे सेक्शंस और नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक इजी सी टेबल है जो एक ही डेटा को बता रही है ना, वन कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है केवल। तो ये सिंपल सी टेबल है। इसके दो नाम है, वन वे टेबल, फर्स्ट ऑर्डर टेबल। सेकेंड देखिए, कॉम्प्लेक्स टेबल, ऐसी टेबल जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, जो एक साथ टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है। पॉपुलेशन के टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ बताने वाली टेबल है कॉम्प्लेक्स टेबल। देखिए, टू वे भी हो सकती है, थ्री वे भी हो सकती है। टू वे टेबल जो एक साथ दो या दो से ज्यादा चीजें बता रही है, जैसे टू वे में दो चीजें, 11th A और मैंने सेक्शन वाइज बॉयज और गर्ल्स को लिख दिया और फिर टोटल नंबर बता दिया। तो यानी मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में उनका कैटेगराइजेशन भी कर रही हूँ। तो ये है मेरी इजी सी टू वे टेबल। और थ्री वे टेबल में एक और क्लासिफिकेशन, मैंने बॉयज, गर्ल्स, उसके बाद हॉस्टल में कितने हैं और डे स्कॉलर्स कितने हैं, और फिर उनका टोटल। तो जब मैं तीन चीजें बता रही हूँ, एक तो कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं, फिर उनको मैंने जेंडर वाइज डिवाइड कर दिया, और फिर मैंने उनको एक और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, हॉस्टल एंड डे स्कॉलर्स। तो ये मेरी थ्री वे टेबल बन गई। ऐसे ही मैनीफोल्ड टेबल बनती है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, बहुत सारी चीजें आ सकती है उसकी। ठीक है, तो ये अलग अलग टेबल्स जो है, इसकी प्रैक्टिकल पोर्शन इस चैप्टर में है, जो हमें अगर टाइम मिलेगा तो जरूर हम इस पोर्शन को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम एक बार समझ के जरूर रखेंगे कि कैसे टेबल बनाई जाती है। बट बनाने से पहले हर टेबल में देख लीजिएगा टेबल नंबर, टेबल की हेडिंग, ब्रैकेट में हेड नोट, फिर उसके रोज और कॉलम्स की हेडिंग्स यानी कैप्शंस और स्टब्स, उसके बाद में टेबल का सोर्स। इसमें तो सोर्स और फुटनोट नहीं लिखा हुआ, आपको सोर्स और फुटनोट भी बताना होता है। इज इट ओके टू एवरीवन? इसी के साथ हमने टैब्यूलेशन का मेन थ्योरेटिकल कंटेंट कंप्लीट कर लिया। अब आप टैब्यूलेशन के सारे एमसीक्यूज पढ़ पाएंगे। मैं आपको अभी आज ही इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, जो आपको मुझे पीडीएफ फॉर्म में भेजने हैं। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। एक टेबल का फॉर्मेट भी आपको बनाना है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस करके देखना, ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न में आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अब ये सारे फिलअप, सारे एमसीक्यू, सब कुछ आपको पढ़ के रखते हैं। इज इट ओके टू एवरीवन? लेट मी नो, यस और नो करके बताइए। इज इट ओके? दैट्स ग्रेट। तो अब आज इसके एमसीक्यूज जरूर पढ़ के देखना, बुक में बहुत सारे एमसीक्यूज गिवन है। ये 22 क्वेश्चंस कर लेते हैं और पीछे वाले 1 मार्क क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो टैब्यूलेशन के साथ हमने स्टैटिस्टिक्स के 5 चैप्टर्स कर लिए। ठीक है, टैब्यूलेशन वाले पोर्शन के साथ 5 चैप्टर्स हो गए। Okay everyone, I am ending the class over here. See you in the next class. Enjoy yourself.